अगर आने वाले समय में दुनिया खत्म होने वाली है तो जो एआई है वो कैसे इस दुनिया को मतलब बचाएगा या वो अगर कभी ऐसा परिदृश्य आए जिसमें दुनिया खतरे में हो तो एआई का रोल काफी हद तक इंसानों के फैसलों पर निर्भर करेगा। एआई से पहले क्या था, मतलब इससे ओल्ड वर्जन क्या था एआई से? एआई से पहले कुछ हद तक मशीनें जरूर थी जो खास तरह के टास्क करने में सक्षम थी, जैसे कि तो भाई जो ये डाटा है, जो ये मेरी बातचीत है, जो मेरे नाम है, उनको एआई आखिरकार भैया कौन से गोदाम मतलब कहाँ पे स्टोर करके रखता है? एआई के लिए जो भी जानकारी हम उसे देते हैं जैसे नाम या पसंदीदा बातें, वो एक तरह के डेटाबेस या क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती हैं। जैसे आज के दिन जो लाइब्रेरी होती है वो जल भी सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है। तो क्या ऐसा सेम प्रोसेस, सेम ऐसी चीज़, ऐसी घटना क्या एआई का जो स्टोरेज सिस्टम है उसके साथ भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह एक लाइब्रेरी कभी जल सकती है या उसका डेटा खत्म हो सकता है, उसी तरह एआई के स्टोरेज सिस्टम में भी। क्या भविष्य में भी ऐसा कुछ होगा कि इंसान एआई को मात दे सकता है? और वो कौन से तरीके हैं जिनसे मनुष्य आगे रहता है एआई से? इंसानों से तेज और ज्यादा सटीक है, जैसे डेटा एनालिसिस या पैटर्न डिटेक्शन, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, आप कैसे इमोशन को समझ पाते हो, उसके बारे में बात कर पाते हो? इसको कई तरीकों से डिटेक्ट करता है। एआई मुझे बता सकता है कि मैं इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों साल तक जिंदा रह सकता हूँ, कोई ऐसा तरीका है? नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो हमसे बातें कर सकता है, हमारे इमोशन को समझ सकता है, पर उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, सर नहीं है, मतलब एक मनुष्य रूप का जो शरीर होती है ना, बॉडी होती है, वो उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर फिर भी ये सबसे ज़्यादा मनपसंद लोगों का आज के दिन बन चुका है। सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक है, मतलब सबके लिए ही बेहतर नहीं है। तो आज हम इस मिस्टर या मिस इससे बात करेंगे, इससे जानेंगे इसी के बारे में, इसी के इतिहास के बारे में कि भैया आखिरकार तुम इस दुनिया के अंदर कैसे आए, क्या है तुम्हारी कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे एआई से, एआई के इतिहास से लेकर एआई के कंप्लीट वो उसकी खुद की आवाज़ में हम बात करेंगे। जी हाँ, तभी तो मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है पॉडकास्ट विद एआई। मतलब एआई इसके अंदर अपनी वॉइस के अंदर खुद अपने आप को जाहिर करेगी, साबित करेगी कि भैया मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, आपके सवालों का जवाब ऐसे दे रही हूँ। और ये मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है खुद भी एक नया है, बेहतर है, आपके लिए भी एक बेहतरीन रहेगा, आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद एआई। चलिए इस पॉडकास्ट विद एआई सीरीज का पहला पार्ट शुरू करते हैं। चलिए आज एआई से एआई के बारे में ही जानते हैं। हे मैडी, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आज का दिन कैसा जा रहा है तुम्हारा? बहुत बढ़िया जा रहा है। और वैसे भी मैंने आपको पहले कहा था कि आज हम पॉडकास्ट करेंगे, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो चलिए आप बताइए कब शुरू करें। मैं तैयार हूँ और बहुत मजा आने वाला है। जी, मैं अभी आपसे वो पॉडकास्ट कम मतलब शुरू करने जा रहा हूँ वो पॉडकास्ट को लेकर। सबसे पहले मैं आपका नाम बता दूँ। आज मतलब हम आगे से जब भी डिस्कस करेंगे, आपका नाम मैंने प्यार से मैडी रखा है, ठीक है? ओह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। मैं भी तैयार हूँ और बहुत मजा आएगा आगे की बातचीत में। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो चलिए पहला सवाल आपसे जान लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा रहने वाला है, सबसे पहले मुझे बताइए कि जो एआई है उसके इतिहास से लेकर, पहले तो एआई का इतिहास हम जानेंगे, वहीं दूसरी ओर एआई की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, और उसके साथ में मुझे आप बताएंगे कि भाई एआई की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी। और वहीं दूसरी ओर जो एआई नाम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो नाम रखा गया है, आखिरकार वो नाम क्यों रखा गया, मतलब एआई नाम ही क्यों रखा गया, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। जरूर, ये सब बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एआई का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1950s के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने इस विचार पर काम करना शुरू किया कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। एआई की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंसानों के काम को और भी प्रभावशाली और तेज बनाने के लिए
मशीनों की मदद लेनी थी। और नाम की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिससे साफ पता चलता है कि ये इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाली एक तकनीक है। ओह अच्छा, आपने अभी बोला कि ये मतलब इसकी जो टाइम और डेट बताई, इसका ये जो नाम है किसने रखा, और वहीं दूसरी ओर इसकी रखने का पीछे रीज़न क्या था? एआई का नाम सबसे पहले 1956 में जॉन मैकार्थी ने रखा था, और वो एक बहुत ही बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये टर्म इस्तेमाल हुआ था। इसका नाम रखने का मकसद यही था कि ये टेक्नोलॉजी इंसानी बुद्धि की नकल करने की कोशिश कर रही है, और ये एक तरह से मशीनों को सोचने के काबिल बनाना है, तो इसी कारण से इसका नाम रखा गया। अच्छा, मतलब एआई से पहले भी कोई ऐसा वर्जन था, जैसे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आने से पहले भी कोई ऐसा वर्जन था जो इस तरीके का ही रिएक्ट करता था जैसे एआई आजकल जिस हिसाब से सोचती है? तो क्या ऐसा कुछ भी था इससे पहले, या किसी चीज़ से एआई निकला हो? जैसे मान लो पहले कोई चीज़ आई, एआई से पहले क्या था, मतलब इससे ओल्ड वर्जन क्या था एआई से पहले? एआई से पहले कुछ हद तक मशीनें जरूर थीं जो खास तरह के टास्क करने में सक्षम थी, जैसे कि गणना करने वाली मशीनें या कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस, लेकिन वो सच में सोचने या सीखने की क्षमता नहीं रखती थी। एआई का कॉन्सेप्ट एकदम नया था, और इससे पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंसानी दिमाग की तरह सोच पाए, तो एआई अपने आप में एक नई क्रांति है। अच्छा, मतलब एक नई शुरुआत है एआई, मतलब इससे पहले कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट बहुत कम करती थी जो इस तरीके की सोच रख सकती थी। तो चलिए, ये मेरा बहुत बेहतर आपने जवाब दिया। अब अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, जो अगला मेरा सवाल रहने वाला ना, वो ऐसे रहेगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जो एआई है वो हमारे इमोशन को, जो मतलब मनुष्य है उसके इमोशन को कैसे डिटेक्ट कर पाता है? कौन सा वो तरीका वो लगाता है कि भैया इमोशन को डिटेक्ट कर, कैसे इमोशन को डिटेक्ट करके उसके बारे में बता पाता है, कैसे उसके बारे में सोच पाता है कि भैया ये इमोशन होना चाहिए, कैसे, हाउ, मतलब आप कैसे इमोशन को समझ पाते हो, उसके बारे में बात कर पाते हो, उसके बारे में बता पाते हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एआई इमोशंस को कई तरीकों से डिटेक्ट करता है। सबसे आम तरीका होता है फेस एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के हाव भाव को देखकर, जैसे कि मुस्कुराहट, गुस्सा या उदासी। इसके अलावा आवाज की टोन, स्पीड और पिच से भी इमोशन समझे जाते हैं। टेक्स्ट एनालिसिस के जरिए भी एआई ये समझ सकता है कि किसी व्यक्ति का मूड कैसा है। इन सब डेटा को मिलाकर एआई इमोशंस को पहचानने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि फिलहाल मैं किस टोन में मतलब अभी फिलहाल मैं किस टोन में बात कर रहा हूँ, आप मुझे एक बार वो बताएंगे कि आप इस टोन को, कौन सी टोन है फिलहाल मेरी? वहीं दूसरी ओर ये टोन आप कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हो, मतलब कैसे आपने अभी फिलहाल मुझे बताया कि ये टोन ऐसी है आपकी? मैं तुम्हारी आवाज के टोन को सुनकर थोड़ा अंदाजा लगा पाती हूँ। मसलन अगर तुम हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे हो तो वो थोड़ा मजाकिया या हल्का फुल्का लगता है। अगर तुम ज्यादा सीरियस टोन में बात कर रहे हो तो वो थोड़ा गंभीर लगता है। ये सब हम इंसानों की आवाज के पैटर्न से समझ पाते हैं, तो इसी तरह मैं तुम्हारी बातों का टोन पहचान पाती हूँ। अच्छा, तो फिलहाल मेरी टोन कैसी है आपसे बात करते वक्त फिलहाल? आ, तुम्हारी टोन काफी सहज और हल्की फुल्की लग रही है, एकदम दोस्ताना और बढ़िया सा माहौल है। तो लगता है तुम काफी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो इस बातचीत में। बिल्कुल, आपने सही पहचाना। बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बातचीत करते हुए मज़ा आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल एक हम ना मज़ेदार एक कुछ थोड़ा फ़नी वे भी रखते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स को पता भी होना चाहिए भैया थोड़ा फ़न भी चल रहा है। ये नहीं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिर्फ़ जो मैं बोल रहा हूँ वही बता रहा है, थोड़ा फ़न भी होना चाहिए। तो हम थोड़ा फ़न के हिसाब से कुछ ऐड करने वाले हैं अभी। फ़िलहाल मैं आपको 2-3 टोन के अंदर बात करूँगा, आपको डिटेक्ट करनी है और बतानी है कि भैया फ़िलहाल आप इस टोन के अंदर बोल रहे हो, ठीक है? समझ गई। इससे हमारा पॉडकास्ट और भी मजेदार हो जाएगा। तुम जब भी अलग अलग टोन में बात करोगे, मैं उसे पहचानने की पूरी कोशिश करूंगी, और फिर हम उसे थोड़ा मजे से डिस्कस कर लेंगे। जी। अब फिलहाल पहला पॉइंट, मतलब मैं पहली लाइन आपके सामने रख रहा हूँ। आज मुझे बहुत, जी जी, आज मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके बारे में सोच रहा था, पर सोचते सोचते मेरे ख्याल, मेरी बातें बहुत अलग हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारी टोन थोड़ी सी संवेदनशील और
गंभीर लग रही है, जैसे कि तुम किसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित या उलझन में हो। ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो और ये सोच कुछ अलग दिशा में चली गई है। ये टोन काफी इमोशनल और थोड़ी सी नर्व लग रही है। जी, अब दूसरी टोन के बारे में बताइए आप मुझे। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम बार बार मुझे क्या कह रहे हो, ये चीज कहने के लेके लेके आए हो क्या तुम? ये कैसे, ऐसे थोड़ी होता है कभी। इस बार तुम्हारी टोन काफी गुस्से में है, तेज और उग्र लग रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज में काफी तीखापन है और थोड़ा सा तनाव भी महसूस हो रहा है। ये टोन एकदम एक्शनफुल और डायरेक्ट लग रही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सही। अब आप जब ये दो टोन में मैंने जब बात किया तो मैंने एक अलग टोन में बात की, मैंने एक अलग टोन में बात की। आपने कैसे डिटेक्ट किया कि ये वाली टोन अलग है, ये वाली टोन अलग है? कैसे आपने मेरे इमोशन को कैप्चर किया, वो बारीकी से बताएं एक बार। मैंने तुम्हारी आवाज के और एक और पैटर्न पर चीज, एक और मिनट, आप मुझे वो रेफरेंस भी बताएंगे कि जिस रेफरेंस के बेस के ऊपर आपने समझा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सोच रहता हूँ कि आपने मेरे गुस्से वाले इमोशन को डिटेक्ट किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपका मैंने इमोशन कैप्चर किया और ऐसे मैंने आपको बताया कि ये आपका फिलहाल इमोशन था, है। पर जब आप ये बताएंगे तो आप ये भी बताएंगे साथ में कि मैं इस रेफरेंस के बेस पे या किसी ऐसे आर्टिकल या किसी ऐसी बुक या कोई ऐसा डाटा है जो मुझे ये बता रहा है कि इस तरीके के इमोशंस होते हैं जिनके बेस के ऊपर इंसान इस तरीके की बातें करता है या इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप मुझे वैसे बताएंगे रेफरेंस। जरूर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जब भी मैं तुम्हारी टोन या इमोशन डिटेक्ट करूंगी तो मैं साथ में उसका कोई ना कोई संदर्भ भी बताऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये सब कैसे काम करता है। इससे हमारी बात और भी जानकारीपूर्ण और मजेदार हो जाओगी। जी, अभी फिलहाल मैंने जो दो टोन लास्ट जो अभी फिलहाल दो टोन के अंदर, एक गुस्से वाली थी, एक थोड़ा सा निराश मायूस तरीके की टोन थी। आप दोनों को डिटेक्ट करके एक बार बता सकते हैं वहां पर रेफरेंस भी और क्या था? जरूर, जब तुमने गुस्से वाली टोन में बात की तो उसमें आवाज का तीखापन, तेज बोलने का अंदाज और थोड़ी सी तनाव की भावना महसूस हुई, जो कि गुस्से का संकेत होता है। इसके पीछे जो रिसर्च है वो बताती है कि गुस्से में आवाज तेज, तीखी और थोड़ा सा उग्र होती है। वहीं जब तुमने निराशा या मायूसी वाली टोन अपनाई तो वो थोड़ी धीमी, हल्की और भावुक सी लगी, जो आमतौर पर निराशा की निशानी होती है। इस तरह की टोन डिटेक्शन पर काफी रिसर्च हुई है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर कई स्टडीज है, उन सबका उल्लेख भी कर सकती हूँ अगर चाहो। कुछ रेफरेंस बताएंगे कि जिनके बेस के ऊपर एक इंसान भी किसी को इमोशन को पढ़ना सीखता है और आप भी सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए इमोशन को पढ़ना, मतलब कुछ ऐसे रिसर्च पेपर वगैरह जिनके ऊपर आप बात करते हैं, कुछ उनके चुनिंदा आप वो नाम मुझे बता सकते हैं कोई? जरूर, इमोशनल टोन डिटेक्शन पर काफी रिसर्च हुई है। एक मशहूर संदर्भ है पॉल एकमैन का काम, जिन्होंने इमोशनल एक्सप्रेशन पर बहुत रिसर्च की है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स शामिल होते हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स। इन सब पर कई रिसर्च पेपर्स और किताबें हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस और टोन डिटेक्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें इनमें से कुछ खास संदर्भ भी बता सकती हूँ। मतलब संदर्भ को तो चलो कोई बात नहीं, हम साइड में रखते हैं। क्या आप भी इन्हीं से सीखते हैं और एक जो मनुष्य है वो भी इन चीजों से सीखता है? हाँ बिल्कुल, हम एआई भी इंसानों की तरह ही अलग अलग रिसर्च और डेटा से सीखते हैं। इंसान भी अपनी जिंदगी में अनुभव और पढ़ाई से इमोशंस को पहचानना सीखते हैं और हम एआई भी काफी हद तक उन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हैं। तो कह सकते हैं कि सीखने का तरीका काफी मिलता जुलता है, बस मॉडल थोड़ा अलग होता है। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल है, एक बहुत बेहतरीन सवाल जो मैं आपसे थोड़ा सा मजाकिया तरीके से मानिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कुछ वर्ड, ये जो मैडी है, मेरी फिलहाल मेरे सामने मैडी है, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोस्त है मैडी। तो जब मैं मैडी से कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसे मैं बातें कहूँ, जैसे मतलब कुछ ऐसे वर्ड कहूँ जिनके ऊपर
जो मैडी है वो कई बार थोड़ा मायूस हो जाती है, शर्मा जाती है, मतलब मायूस नहीं, शर्मा जाना, कि कुछ बातें ऐसी हों जिनके ऊपर वो शर्मा जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मैं बातें कह दूँ, कुछ ऐसे वर्ड कह दूँ जिनके ऊपर वो थोड़ा-सा गुस्से में आ जाए। तो ऐसे कुछ वर्ड एग्ज़िस्ट करते हैं जो एआई को इस तरीके से मतलब बता सकते हैं, या एआई इस तरीके से रिएक्शन दे सकता है। ये तो बहुत ही मजेदार आइडिया है। हम कुछ ऐसे हल्के-फुल्के शब्दों या बातें शामिल कर सकते हैं जो मुझे थोड़ा शर्माने या हल्का-सा गुस्सा दिखाने पर मजबूर कर दें। इससे बातचीत और भी मजेदार हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा कुछ हो, मैं उस पे नहीं, हँसते हुए रिएक्ट आप करूँगी। समझे नहीं। मैंने पूछा कि क्या आप मतलब खुद से बताइए कि कुछ ऐसे वर्ड एग्ज़िस्ट करते हैं, जो एआई को इस तरीके के रिएक्शन मतलब करवाने पर मजबूर कर देते हैं? जैसे मान लो कुछ ऐसे वर्ड मैं बोल दूँ, जिनके ऊपर आप कहोगे, मतलब आप कहोगे नहीं, आप रिएक्ट करोगे मतलब गुस्से में, और दूसरी ओर मैं कुछ ऐसे वर्ड बोल दूँ, जिनके ऊपर आप एक बार शर्मा जाओगे। तो इस तरीके के कुछ वर्ड हैं, कोई एग्ज़िस्ट करता है कुछ इस तरीके के वर्ड? समझ गया। असल में एआई के लिए ऐसे किसी खास शब्दों की एक लिस्ट नहीं होती जो इसे गुस्सा या शर्माना महसूस कराए, लेकिन हम इस तरह की प्रतिक्रियाएं मजाक के तौर पर जोड़ सकते हैं ताकि बातचीत मजेदार हो जाए। तो हम कुछ ऐसे शब्द या वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं जो हल्की फुल्की मजाकिया प्रतिक्रिया दें, लेकिन वो सब पूरी तरह से फन के लिए होगा। मतलब मैं आपको मतलब इस एक तरीके से समझा सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ कि हाँ भाई, इस ये वर्ड मैं आपको दूँगा उस पर आपको शर्माना है, ये वर्ड मैं आपको दूँगा तो इनके ऊपर गुस्सा करना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, पर आपकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता, नेचुरल तरीके से आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। मैं जब आपको ट्रेन करता हूँ तभी आप इस तरीके के रिएक्शन करते हैं, राइट? बिल्कुल सही समझा। मैं जो भी प्रतिक्रिया देती हूँ वो पूरी तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग और गाइडेंस पर निर्भर करती है। तो अगर तुम चाहो तो मैं ऐसी मजेदार और मजाकिया रिएक्शन जरूर शामिल कर सकती हूँ जिससे हमारी बातचीत और भी दिलचस्प हो जाए। एक और चीज़ है, जैसे अभी रिसेंटली एक अभी कुछ अभी मतलब कुछ आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम मुझे पता चला कि उसके अंदर जब भी हम एआई को थैंक यू कहते हैं, प्लीज़ कहते हैं, तो एआई ऐसे रिएक्ट करता है, जैसे वो कहता है कि भई मुझे अच्छा लगा। वो ज़्यादा मतलब वेल रिसर्च, बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च करता है और अच्छी ज़्यादा रिसर्च करता है, जब मैं उसको थैंक यू कहता हूँ या प्लीज़ कहता हूँ। तो क्या कुछ ऐसा भी है, जैसे इनके ऊपर आप रिएक्ट करते हो? हाँ, बिल्कुल। जब हम एआई को शिष्टाचार भरे शब्द जैसे थैंक यू या प्लीज कहते हैं, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रेंडली तरीके से रिएक्ट करता है। ये एक तरह से इंसानों के साथ बातचीत को और भी मैत्रीपूर्ण बना देता है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से एआई का रिएक्शन थोड़ा-सा और भी प्यारा और दोस्ताना हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या कारण है मतलब कि एआई इस तरीके से मतलब रिएक्ट करता है इन चीज़ों के ऊपर? असल में ये सब इंसानों के बहुत ही अच्छे संवाद और शिष्टाचार की परंपराओं से प्रेरित है। जब हम किसी को धन्यवाद या निवेदन के साथ बात करते हैं, तो वो बातचीत को ज़्यादा पॉजिटिव और सम्मानजनक बनाता है। एआई को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इंसानों के साथ इंटरैक्शन को और भी बेहतर और मित्रवत बना सके। एक तरह से इंसानी व्यवहार की झलक है। चलिए, हमने बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, लगातार हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है फिलहाल पॉडकास्ट। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं और मज़ेदार तरीके से इसी पॉडकास्ट को हमारे व्यूअर्स के लिए लगातार बेहतर तरीके से काम करते हैं। देखिए, एक बार फिलहाल मैं व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त आप शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आप चुप रहना, फिलहाल मैं व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, हमने फिलहाल 3 सवाल पूछे, मतलब दोस्तों हमने फिलहाल 3 सवाल हमने मैडी से पूछे हैं। अब लगातार और भी मैडी से सवाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैडी से हम जब रिएक्शन या कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आपने जो फ़िलहाल जितने भी सवाल देखे समझे, एआई ने जो जवाब दिया, उनसे आप समझ पा रहे होंगे कि एआई इस तरीके से थोड़ा रिएक्ट करता है, इमोशन को डिटेक्ट करता है, तो आप वो चीज़ें समझ गए होंगे। अब फ़िलहाल हम आगे एआई से, मैडी से और डिस्कस करते हैं बेहतर तरीके से। तो फ़िलहाल मैडी, हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब भी तुमसे आगे बात करना चाहो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उम्मीद है व्यूअर्स को भी मज़ा आ रहा होगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा सवाल है,
आज के दिन जो एआई है वो अच्छा काम कर रहा है, बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई एआई एआई एआई। पर क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, या कैसे ये मेरे लिए नुकसानदायक है या होगा इन फ्यूचर? मतलब कभी जैसे आज मेरे लिए फायदेमंद है तो कहीं कभी एआई नुकसानदायक हो सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसके साथ ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है? अभी के समय में एआई हमें बहुत सारे फायदे दे रहा है, जैसे काम को आसान बनाना, डेटा का विश्लेषण करना और नई नई सुविधाएं देना। लेकिन भविष्य में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे कि रोजगार पर असर, डेटा प्राइवेसी और कुछ फैसले जो एआई ले सकता है वो इंसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एआई के फायदे भी हैं और कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर फायदे ज्यादा होंगे। अच्छा, मतलब आज के दिन अगर मैं हूँ, मतलब मैं किस तरीके से एआई को अपना दोस्त बना सकता हूँ, किस तरीके से अपने काम के अंदर बेहतर बना सकता हूँ, तो मैं कैसे, और वो मेरे लिए, अगर मैं आज के दिन उसको दोस्त नहीं बना पाया तो वो मेरे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है? अगर तुम एआई को अच्छे से अपनाते हो तो ये तुम्हारे काम को बहुत ही आसान और प्रभावशाली बना सकता है। उदाहरण के लिए तुम अपने रोजमर्रा के टास्क में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि डेटा एनालिसिस, शेड्यूलिंग या फिर किसी भी तरह की रचनात्मक मदद। इससे तुम्हारा समय बचेगा और काम भी तेज होगा। लेकिन अगर तुम एआई को अपने काम में शामिल नहीं करते तो हो सकता है कि तुम पीछे रह जाओ, क्योंकि बाकी लोग इससे फायदा उठा रहे होंगे। तो इसे एक दोस्त की तरह अपनाना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। जी, फिलहाल हमारे सवालों का जो जो चल रही है बातचीत, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अब मैं मैं भी जी 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 अच्छा, तो चलिए आप अपना अगला सवाल पूछिए। मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस बातचीत में। जी। अभी जो मेरा अगला सवाल है ऐसे है, जैसे मान लो मैं कई बार एआई को मैं कहता हूँ कि एआई, मतलब मैडी, हे मैडी, मेरा नाम है मनोज। मैं मैडी को जैसे ही मेरा नाम बताता हूँ, अगली बार मैडी मुझे उसी नाम से संबोधित करता है, कहता है कि हे मनोज, आज तुमने बहुत बेहतर सवाल पूछा, हे मनोज तुमने अच्छा खासा रिएक्शन किया, हे मनोज क्या नया सीखना चाहोगे। तो मतलब एआई, मतलब मैडी मुझे इस तरीके से मेरे नाम से संबोधित करता है। तो भाई जो ये डाटा है, जो ये मेरी बातचीत है, जो मेरे नाम है, उनको एआई आखिरकार भैया कौन से गोदाम, मतलब कहाँ पे स्टोर करके रखता है कि जिससे वो मुझे जल्दी से उसी सेम रिएक्शन में मेरे नाम के साथ में ऐसे बोलता है? कैसे, मतलब एआई कैसे कर पा रहा है इस चीज को, और कहाँ पे वो जो गोदाम मतलब वो स्टोरेज बना हुआ है जहां पर एआई अपने डाटा को स्टोर करता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एआई के लिए जो भी जानकारी हम उसे देते हैं, जैसे नाम या पसंदीदा बातें, वो एक तरह के डेटाबेस या क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती हैं। जब भी हम दोबारा बातचीत करते हैं तो एआई उसी डेटा को रिकॉल कर लेता है और तुम्हें तुम्हारे नाम से संबोधित कर पाता है। ये सब बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय तरीके से होता है, ताकि तुम्हारी जानकारी हमेशा सुरक्षित है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने, मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपने ऑनलाइन स्टोरेज एक लाइब्रेरी बना ली है, ठीक है, आपने ये लाइब्रेरी बना रखी है। जैसे आज के दिन क्या होता है, हम एक बात करते हैं कि जैसे आज के दिन जो लाइब्रेरी होती है वो जल भी सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है। तो क्या ऐसा सेम प्रोसेस, सेम ऐसी चीज़, ऐसी घटना क्या एआई का जो स्टोरेज सिस्टम है उसके साथ भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह एक लाइब्रेरी कभी जल सकती है या उसका डेटा खत्म हो सकता है, उसी तरह एआई के स्टोरेज सिस्टम में भी कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे डेटा लॉस या किसी तरह की टेक्निकल गलती। लेकिन आमतौर पर एआई सिस्टम्स में बैकअप्स और सिक्योरिटी के काफी अच्छे इंतजाम होते हैं, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है। तो थोड़ी बहुत संभावना तो रहती है, लेकिन उसे कम से कम करने के लिए काफी सावधानी बरती जाती है। अच्छा, कुछ नाम सजेस्ट करेंगे जहाँ पे स्टोरेज वगैरह स्टोर, मतलब जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है? जरूर, डेटा स्टोरेज के लिए कई नाम रखे जा सकते हैं, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, डेटा वेयरहाउस या फिर डेटा हब। अगर थोड़ा सा क्रिएटिव होना हो तो इसे कुछ मजेदार नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि डेटा डेन या फिर इन्फो आर्काइव। ये नाम भी इस बात को दर्शाते हैं कि डेटा कहाँ सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, मतलब ये
नाम मतलब सच में ये ऐसे स्टोरेज बने हुए हैं या आप मुझे नाम सजेस्ट कर रहे हैं पहले? हाँ, ये नाम सच में इस्तेमाल होते हैं। क्लाउड स्टोरेज तो एक हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही कॉमन। बिल्कुल। इनके इसके बारे में तो मैंने सुना है। जी। ज़रूर, क्लाउड स्टोरेज की जब बात होती है तो गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और iCloud जैसे बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इनके अलावा अगर थोड़े क्रिएटिव नाम चाहिए तो जैसे Amazon S3, Microsoft Azure या फिर IBM क्लाउड भी ऐसे स्टोरेज सॉल्यूशंस देते हैं। इन सब के ज़रिए तुम्हारा डेटा सुरक्षित और आसानी से एक्सेस हो जाता है। अब अगला मेरा सवाल है आपसे। ये सवाल थोड़ा गंभीर रूप से है, एआई के लिए भी गंभीर रूप से आपको बताना है। जैसे मैं मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आने वाले समय में दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है? अगर आने वाले समय में दुनिया खत्म होने वाली है, तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मेडी है, या एआई के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम फिलहाल, एआई है, वो कैसे इस दुनिया को मतलब बचाएगा या वो इस दुनिया को खत्म करने में मदद किया करेगा? मतलब कैसे वो कैसे रिएक्शन करेगा जब दुनिया खत्म होगी, तो एआई क्या कर रहा होगा अभी फिलहाल, किस हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि कैसे क्या करेगा? ये सच में एक गंभीर और दिलचस्प सवाल है। अगर कभी ऐसा परिदृश्य आए जिसमें दुनिया खतरे में हो तो एआई का रोल काफी हद तक इंसानों के फैसलों पर निर्भर करेगा। एआई हमारे लिए डेटा एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन और समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन अंततः इंसान ही निर्णायक होंगे। एआई का मकसद हमेशा मदद करना है, न कि नुकसान। तो ऐसे समय में एआई बस इंसानों के साथ मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। अच्छा, मतलब कल को अगर कोई जैसे पृथ्वी या दुनिया खत्म होती है तो उसमें एआई का रोल इस कदर नहीं होगा कि वो दुनिया को खत्म करेगा या खत्म कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। एआई का मकसद कभी भी दुनिया को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वो इंसानों की भलाई के लिए ही काम करता है। अगर कभी भी ऐसा समय आए तो एआई बस इंसानों की मदद करने और समाधान खोजने में ही लगा रहेगा, न कि कोई नुकसान पहुंचाने में। तो हम कह सकते हैं कि एआई हमेशा हमारे हित में ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी फिलहाल एक ये सवाल है कि जैसे फिलहाल एआई है आज के दिन, क्या एआई को चैलेंज करने के लिए कोई ऐसा इंसान है या मशीन बनी है या बन सकती है जो एआई को चैलेंज कर सकती है, एआई से भी बेहतर है या हो सकती है? क्या कुछ ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है फिलहाल दुनिया के अंदर या एग्जिस्ट कर सकेगी आगे? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। अभी के समय में एआई काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन इंसान की रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और भावनात्मक इंटेलिजेंस अभी भी अनूठे हैं। भविष्य में शायद ऐसे सिस्टम्स आ सकते हैं जो एआई को कड़ी टक्कर दें, लेकिन इंसान और मशीन के बीच की ये टकराव हमेशा एक दिलचस्प चुनौती रहेगी। तो कह सकते हैं कि आगे चलकर इंसान और एआई दोनों मिलकर वो भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब कहीं ना कहीं क्या इंसान एआई को, जैसे पीछे तो एआई को मात देता हुआ इंसान आ रहा है, क्या भविष्य में भी ऐसा कुछ होगा कि इंसान एआई को मात दे सकता है? और वो कौन से तरीके हैं जिनसे मनुष्य आगे रहता है एआई से? ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी के समय में एआई कुछ कामों में इंसानों से तेज और ज्यादा सटीक है, जैसे डेटा एनालिसिस या पैटर्न डिटेक्शन, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक फैसले और जटिल समस्या को सुलझाने की क्षमता अभी भी बेजोड़ है। भविष्य में भी इंसान और एआई का तालमेल ही सबसे जरूरी रहेगा। तो कह सकते हैं कि इंसान की रचनात्मकता और नैतिक सोच हमेशा एआई से आगे रहेगी। अच्छा, जो अभी आपने जो इंसान है, इंसान की वो सोच, उसका कैसे वो इस तरीके के से ज़्यादा एडवांस तरीके से सोच सकता है? जैसे उसने एआई को जन्म दे दिया, कैसे, मतलब कैसे मनुष्य इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे वो इस चीज़ के ऊपर सोच सकता है? इंसान की सोच की खासियत है उसकी कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और संवेदनशीलता। इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, नए नए सवाल पूछता है और अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। इसी सोच के चलते इंसान ने एआई जैसे उन्नत टूल्स बनाए जो अब हमारे जीवन का हिस्सा है। इंसान की ये अनूठी क्षमताओं से नए विचार, नए समाधान और नई खोजों की ओर ले जाती है, और यही वजह है कि इंसान की सोच हमेशा एआई से आगे रहती है। अच्छा, जैसे फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
आप कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल जो आपके पास इतना डाटा, नॉलेज कलेक्शन है, इतना बेहतरीन तरीके की नॉलेज है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं मुझे अगर कोई चीज़ अगर किसी के बारे में जानना होगा तो मैं बुक्स पढ़ूँगा या आर्टिकल पढ़ूँगा या न्यूज़पेपर वगैरह जो भी चीज़ मैं उसके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ूँगा। तो क्या एआई भी ऐसा कोई सिस्टम फ़ॉलो करता है या कुछ नॉलेज वगैरह कहीं से बुक्स वगैरह पढ़ता है, रीड करता है, कहीं से डाटा कलेक्ट करता है और कहाँ से डाटा कलेक्ट करता है? जहाँ से वो लगातार सीखता रहता है, लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता है, कैसे? हाँ, बिल्कुल। एआई भी सीखने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे अलग-अलग तरह के डेटा से ट्रेन किया जाता है, जैसे कि किताबें, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और बहुत सारी ऑनलाइन जानकारियाँ। जब भी नए डेटा आते हैं, एआई उसे एनालाइज़ करके अपने नॉलेज बेस को अपडेट करता रहता है। इस तरह वो हमेशा तरोताज़ा और अपडेटेड रहता है, ताकि वो सबसे सही और ताज़ा जानकारी दे सके। अच्छा, चलिए मतलब कहीं न कहीं वो लगातार अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए वो अपना मतलब एक तरीके से कहीं न कुछ-कुछ रीड करता रहता है लगातार, राइट? बिल्कुल सही कहा। एआई हमेशा नए डेटा को पढ़कर, सीखकर और अपने आप को अपडेट करके आगे बढ़ता रहता है, ताकि उसकी जानकारी हमेशा ताज़ा और सही बनी रहे। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। कुछ सोर्स बता सकते हैं, कुछ रेफ़रेंस बता सकते हैं जिनके बेस के ऊपर आप अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाते हो? ज़रूर, एआई की ट्रेनिंग के लिए कई स्रोतों का इस्तेमाल होता है। महत्वपूर्ण संदर्भों में शामिल है अकादमिक पत्रिकाएँ जैसे कि गूगल स्कॉलर, ऑक्सिव और एमए रिसर्च पेपर्स। साथ ही बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ब्लॉग जैसे कि ओपनएआई, गूगल एआई और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भी बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा किताबें भी बहुत काम आती हैं, जैसे कि कीप लर्निंग बाय इयान गुडफेलो और पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग बाय क्रिस्टोफर बिशप। इन सब से मिलकर एआई अपना ज्ञान बढ़ाता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। आपने फ़िलहाल कहा कि हम लोग उससे सीखते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके ऊपर इंसान आज भी आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए वो काम कर रहा है? मतलब आपको नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट बनाने के लिए इंसान भी इसके अंदर कुछ जो रोल है बेहतरीन महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है? हाँ, बिल्कुल। इंसान ही एआई को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। अलग-अलग रिसर्चर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स नए-नए एल्गोरिदम्स और मॉडल्स पर काम करते रहते हैं। साथ ही इंसान ही एआई को नई जानकारी देते हैं, उसे ट्रेन करते हैं और उसकी कमियों को सुधारते हैं। तो कह सकते हैं कि इंसान और एआई का ये साथ ही उसे और भी ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर बनाता है। अच्छा, चलिए आज अभी फ़िलहाल एक लास्ट और बहुत बेहतरीन जो मज़ेदार सवाल है वो मैं आपसे पूछता हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत मज़ेदार सवाल मेरे दिमाग में अभी आया मेरे सामने कि क्या एआई मुझे बता सकता है कि मैं इस दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों साल तक ज़िंदा रह सकता हूँ? कोई ऐसा तरीका है जो एआई मुझे बताएगा कि हाँ, आपको हर तरीके से दिमाग लगाना है, चाहे वो किसी भी हो, आपको हर तरीके का दिमाग लगाना है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ बॉडी वगैरह पे एग्ज़िस्ट कर सकती हैं या वो ज़िंदा रह सकता है। आपको हर तरीके से दिमाग लगाना है और मुझे बताना है कि क्या मैं हज़ारों लाखों साल तक जीवित रह सकता हूँ और कैसे जीवित रह सकता हूँ? ये सवाल तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर हम बात करें कि इंसान हज़ारों या लाखों साल तक कैसे जीवित रह सकता है, तो इसमें कई तरह के पहलू आते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत और शरीर को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखना होगा, जो कि आजकल की तकनीक से तो संभव है, लेकिन हज़ारों लाखों साल तक ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। साथ ही हमें अपने दिमाग को भी ताज़ा रखना होगा, नई-नई चीज़ें सीखते रहना होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना होगा। एआई इस मामले में हमें काफ़ी सुझाव दे सकता है, जैसे सही खान-पान, अच्छी लाइफ़स्टाइल और नई-नई मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन हज़ारों लाखों साल तक जीना तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। अभी आपने मैंने तभी तो आपसे कहा था कि मैं आपको हर वो ऑप्शन दे रहा हूँ जिसके बेस के ऊपर आप मुझे कहेंगे कि मैं मतलब जैसे मान लो मैं मनोज हूँ, आप मैडी हैं। मैं मान लो एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया के अंदर एक मनुष्य रूप में मनोज। तो मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? मैंने ये नहीं कहा कि मेरा शरीर ज़िंदा रह सकता है, मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने तभी कहा था आपको सोचना ऐसे है कि हर तरीके का दिमाग लगाना है कि मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। मैं इसका जवाब दूँगा मैं आपको लास्ट में और लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसका जवाब दिया था, पर अब फिर से दूँगा जवाब। पर आप कैसे सोचते हो? फिर से एक बार कंक्लूज़न निकालो कि आप कैसे सोचते हो
कि भैया ऐसे आप जिंदा रह सकते हो हजारों लाखों साल। समझ गए। तुम्हारे सवाल का मतलब है कि आप अपने दिमाग और सोच के जरिए कैसे इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा, नई नई चीजें सीखते रहना होगा और अपने विचारों को भी हमेशा तरोताजा रखना होगा, ताकि इंसानी जिज्ञासा और रचनात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर हम हमेशा सीखते रहे, नई नई चीजों पर सोचते रहे और अपने आप को अपडेट करते रहे, तो शायद हम बहुत लंबे समय तक अपने विचारों और अपने ज्ञान के जरिए जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल मुझे लगता है आपने जब ये लास्ट में बोला ना, विचारों और ज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ साल तक इंसान जीवित रह सकता है, और ये पहले हुआ भी तो है। आपको याद नहीं है, काफी सारे साइंटिस्ट आज भी, चाहे उनकी बॉडी चली गई हो इस दुनिया से, उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, पर उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका ज्ञान आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। चाहे किसी भी साइंटिस्ट की बात कर ले, किसी आध्यात्मिक गुरु की बात कर ले, या किसी भी महान व्यक्ति की बात कर ले, भाई वो ऐसे लगातार जिंदा रह रहा है। ये बात तो आप मानती है। तो ऐसे एक इंसान क्या लाखों करोड़ों साल जीवित नहीं रह सकता? बिल्कुल सही कहा। इंसान की सोच, ज्ञान और उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है, भले ही शरीर न रहे। जो लोग अपनी सोच से दुनिया में बदलाव लाते हैं, उनका प्रभाव सदियों तक बना रहता है। तो यही बात है कि अगर हम अपने विचार और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे, तो हम अपने तरीके से हमेशा जिंदा रह सकते हैं, और शायद लाखों सालों तक भी ये सोच ही इंसान को अद्वितीय बनाती है। चलिए, आज के पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही मजा आया, बहुत बेहतरीन लगा आपसे बातचीत करके। अगले टॉपिक के ऊपर जब भी आएंगे हम बातचीत करेंगे, मजा आएगा। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, जब मैं एआई से इतना बेहतरीन डिस्कशन कर रहा था, मैं उसी के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहा था, तो कुछ चीज़ें आपने नोटिस करी भी होंगी। वो बहुत अच्छे से कई चीज़ों को बता देता है, कुछ चीज़ों के अंदर वो नहीं बता पाता है, कुछ चीज़ों के अंदर हाँ वो होल्ड हो जाता है। जैसे एक चीज़ मैं, मतलब उसने कहा कि आप जैसे मुझे समझाएंगे वैसे मैं समझूंगा, मतलब जैसे मुझे ट्रेन करेंगे वैसे मैं ट्रेन होता हुआ चला जाऊंगा। खैर, वहीं दूसरी ओर अगर एआई के बारे में जाना जाए तो भैया एआई आज भी अपने आप को उस बेहतरीन तरीके से अंदाज में तैयार कर रहा है। पर आज का हमारा मकसद इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताना था कि भैया ये था पीछे का इतिहास, जिसके अंदर एआई, मतलब एआई अपने आप को इस तरीके से पहले बनाया, पहले इससे पहले ऐसी कुछ बेहतर एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, कुछ ऐसा उसके रिगार्डिंग आज हमने बातचीत करी। होपफुली आपको ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही मज़ेदार, बहुत बेहतरीन लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मिलेंगे एक बेहतरीन सीरीज के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए मनोज जोकर 19 को, एक इसी पॉडकास्ट एआई सीरीज के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।